वीडियो में सीखोगे प्रैक्टिकल नॉलेज, फ्री में सीखोगे और काफ़ी चीज़ें जो गलतियाँ की जाती हैं जो आपको नहीं करनी है। थियोरेटिकल भी समझाऊंगा, प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। हम बात करने वाले हैं जो गलतियां की गई हैं। मतलब हमने देखा था पीसीसी तक हो गया था, उसके बाद जो कॉलम इरेक्ट किया, कॉलम को खड़ा किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां की हैं। ये सब गलतियां इतनी बड़ी हैं कि इन कॉलम का, इस फुटिंग का, इस डेप्थ का कोई काम नहीं रहा। मतलब अगर इतनी गलतियां अगर आप घर में कर दोगे तो बाद में आपके घर में फेलियर तो मतलब थोड़ा लेट आएगा। चलो अर्थक्वेक या जो हैवी लोड हो गया तब फेलियर आता है, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है, उससे पहले क्रैक्स आ जाते हैं घर में। वो धीरे धीरे घर को कमज़ोर कर देते हैं। तो कुछ ऐसी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम साइट पे देखेंगे, साइट पे आपको विजिट करवाऊंगा, उधर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम थ्योरेटिकल देखेंगे। तो थ्योरेटिकल आप ज़्यादा समझ, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो यहाँ मैश यूज़ की गई है, जो जाली है, बॉटम जाली, वो गलत बनाई गई है। क्यों गलत बनाई गई है मैं दिखाऊंगा। इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। दूसरा, नीचे जाली के नीचे ईंटें यूज़ की गई हैं। मतलब कवर ब्लॉक नहीं यूज़ किए गए, ईंटें यूज़ की गई हैं। तीसरा, जो एल यूज़ किया गया है वो प्रॉपर उसकी लेंथ नहीं है। मतलब जितनी डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है। और एल लगाने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। ये सामने आप देख रहे हो, मतलब उल्टे सीधे एल लगाए। मैं बताऊंगा किस तरीके से ये एल प्रोवाइड करने होते हैं कि आपका कॉलम जो रहता है वो स्टेबल रहता है। अगली गलती जो की गई है वो की गई है जो मतलब एक आइसोलेट फुटिंग कर दी है, मतलब सेंट्रिक फुटिंग कर दी है एक तरफ। मतलब खोदा जो एक्सकवेशन की गई है वो गलत की गई है, और जब फुटिंग लगाने की बारी आई तो वो गलत हो गई है, बिल्कुल गलत हो गई है। एक तरफ पूरा कॉलम चला गया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया गया वो भी ढंग का सरिया नहीं प्रोवाइड किया गया। मतलब एक तो स्टीरम में स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, जो हुक प्रोवाइड की गई है वो सही से नहीं प्रोवाइड की गई है। जो कॉलम का सरिया, वर्टिकल सरिया प्रोवाइड किया गया है वो एक ही लेंथ पे कट कर दिया गया है। मतलब इसमें कुछ भी मेरे ख्याल में सही तरीके से कुछ भी नहीं किया है। ये जो कॉलम की फुटिंग की गई है ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि जो टोटल हमारा जो लोड ट्रांसफर करने वाला है, जो बिल्डिंग को पकड़ के रखने वाला है कॉलम, तो वही सही नहीं है तो वो बिल्डिंग कहाँ रुकेगी। जाली जो आप सामने देख रहे हो, ये ऐसे जाली नहीं बनानी है। आपको कैसे जाली बनानी है मैं बताऊंगा। और ये जो एल प्रोवाइड किया गया है ये छोटा है, मतलब इसको कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ गलती हुई क्या है वहाँ। सबसे पहले हम जब साइट पे विजिट की, हमने देखा जो फुटिंग की मतलब डेप्थ थी वो प्रॉपर थी। डेप्थ कोई दिक्कत नहीं था। वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। डेप्थ जितनी हमें चाहिए थी 6 फीट से 7 फीट, वो डेप्थ वहाँ हमें देखने को मिली। जो सबसे पहले गलती की थी, जो सरिया बांधा गया था मतलब फुटिंग का, वो ऐसे था, मतलब सीधा, ठीक है। उसके जो बॉटम का सरिया था वो ऐसे प्रोवाइड किया था। जो भी स्पेसिंग दी थी, मिनिमम आपको 4 इंच स्पेसिंग रखनी है। जहाँ आप पकड़ के चलिए 100 से 125 आपको स्पेसिंग रखनी है इन जालियों के बीच की। और जो आपको सरिया प्रोवाइड करना है ना, वो इस तरीके से आपका होना चाहिए। मतलब ये तो आपका हमने देखा ये होना ये चाहिए था, तो ये आपका मिनिमम 4 इंच होना चाहिए। ये किस लिए मैं बताता हूँ, 4 इंच होना चाहिए। दूसरा, जो फुटिंग, वो कल मैं बताऊंगा वो हुआ क्या है। फुटिंग को भरा गया है एक मतलब स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, उसको ट्रेपेजोइडल नहीं बनाया गया। ये हम कल बात करेंगे क्यों ये जरूरी होता है, वो जरूरी क्यों नहीं है। एक गलती ये गई थी, हमने पकड़ ली गलती। दूसरी, जो कॉलम का सरिया प्रोवाइड किया था उसका जो एल होता है नीचे, वो ये एल प्रोवाइड करना होता है जो हमें, ये आपको 300 मतलब 1 फुट मिनिमम, कम से कम 1 फुट आपको प्रोवाइड करना है। जहां आपको करना है 16D + 10D, इतना आपको प्रोवाइड करना ही करना है। और वहां हमने देखा ये हमें मिला 200 से 250 के बीच, तो ये गलत था। दूसरा, जब ये कॉलम का सरिया खड़ा किया जा रहा था, इसके जो एल थे ऐसे ऐसे और कुछ एल अंदर की तरफ से। आपको एल कैसे खड़े करने हैं मैं आपको शेप बताता हूँ। एक एल आपका ऐसा आना चाहिए, एक एल आपका ऐसा आना चाहिए कॉर्नर्स पे, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसे, एक ऐसे और ऐसे। ये आपके एल होने चाहिए और ऐसा सरिया आपका खड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसे, ठीक है। ये गलती थी, ये बहुत बड़ी गलती थी वहाँ। नेक्स्ट जो क्या गलती की गई है, जो वर्टिकल सरिये खड़े किए हैं, मतलब जो हमारे सरिये वहां आपने देखा कॉलम के सरिये थे जो, तो ये डुप्लेक्स घर बन रहा है, डुप्लेक्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है और सरिये एक ही लेवल पे कटे हुए हैं सब।
और जब फ्यूचर में उसको लैप करने की बारी आएगी तो सब लैप एक ही जगह आएंगे, ये सब लैप एक जगह आ गए। और सब जब लैप एक जगह आ गए, जब ये फेलियर होगा तो यहाँ से कॉलम सबसे पहले टूटेगा। मतलब यहाँ से सरिया उसको बॉन्ड ही नहीं है, क्योंकि आपको जो स्टैगर्ड करना होता है, एक कॉलम का सरिया एक ऐसे रहेगा, एक का लैप इधर आएगा, एक का लैप इधर आएगा, मतलब आगे पीछे लैप आपका आना चाहिए। बहुत बड़ी गलती होती है। नेक्स्ट जो स्टीरअप की बात की हमने, जो रिंग प्रोवाइड किए थे, ये हमारा फुटिंग था, ठीक है। अभी बहुत गलतियां की हैं वो, मतलब पूरी बिल्डिंग में देख रहा हूँ एक गलतियों से बनने जा रही है। तो ये जो सरिया, ये जो इधर से हमारी फुटिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये यहाँ तक एक्सकवेशन थी। जो आपको रिंग प्रोवाइड करना है, स्टीरअप प्रोवाइड करना है, वो आपको 100 mm के सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है, 100 mm। क्लियर? मतलब 1 मीटर तक, नीचे से 1 मीटर तक आपको 4 इंच की स्पेसिंग रखनी है। फिर आपको उसके ऊपर 175 mm कर लीजिए, जहां तक लैप नहीं आता। लेकिन नीचे से आपको उस 4 इंच की या 100 mm की स्पेसिंग स्टीरअप में करनी है। और जो स्टीरअप बनाया गया था, वो स्टीरअप बनाया गया है कुछ इस तरीके से। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप क्यों नहीं ध्यान रखते हो। तो जो स्टीरअप था उसकी हुक नहीं थी, इसमें सरिया आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, जो भी जैसे भी सरिया प्रोवाइड किया गया है। तो उधर बनाया कैसे गया है, ऐसे सिंपल, मतलब उसको हुक नहीं है, यहाँ ये हुक नहीं है। और ये हुक आपको 9D मतलब 10D पकड़ के चलिए, 8 mm का, तो 80 mm ये होनी चाहिए दोनों तरफ, 80 mm। ये सरिये को पकड़ के रखती है। जब सरिये मतलब स्ट्रेस आएगा ना, कॉलम झूलने लगेगा ना, तो ये क्या है, जितना झूलेगा उतना पैक होता जाएगा। तो कॉलम को आपको पकड़ के रखता है। ये गलती बहुत बड़ी होती है, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक बहुत बड़ी गलती जो की गई है वहां, वो क्या थी मैं आपको फिर बताता हूँ। वो था ये जो फुटिंग जब एक्सकवेशन की गई, चूना जो मारा गया वो बहुत गलत मारा गया। फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ठीक है, ये फुटिंग देखना, ये फुटिंग हमारी आती थी यहाँ, ये उसके ऊपर कॉलम आ गया। लेकिन जो एक्सकवेशन की गई है वो ऐसे होनी चाहिए थी, मतलब दोनों तरफ बराबर। यहाँ से भी अगर 1 फीट है, यहाँ से भी 1 फीट, लेकिन वो की गई है मतलब ऐसे फुटिंग, ऐसे, और फुटिंग आ रही है यहाँ, और कॉलम खड़ा किया जा रहा है यहाँ। तो ये एक्सकवेशन किस काम की, क्योंकि ये सेंट्रिक हो गया, ये फुटिंग का काम ही नहीं है। कॉलम एक तरफ है, उसके नीचे इतनी सी फुटिंग है, तो वो थोड़े लोड ट्रांसफर कर पाएगी, वो पंचिंग शेयर से ही फेल हो जाएगी। मतलब जब उस पर लोड आएगा, इतने में कहाँ लोड ट्रांसफर कर पाएगी वो। तो आपको जब लेआउट करना है, चूना मारना है, वो प्रॉपर आपको मारना है कि आपकी फुटिंग बीच में आए। ये फुटिंग आपकी आएगी, ये उसके ऊपर कॉलम आएगा, तो जब लोड आएगा तो ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ऐसे। नहीं तो अगर आप मतलब एक्सकवेशन में दिक्कत कर रहे हो तो वो कहाँ रुक पाएगा, वो जहां यहाँ फुट कॉलम दे रहे हो यहाँ वाला, तो ये बैठ जाएगा। और ऐसे घरों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सेटलमेंट के, और थोड़े टाइम बाद आपके घर में क्रैक्स दिखेंगे, माइनर क्रैक्स दिखेंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, और वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत बड़ी गलती होती है, इनको इग्नोर मत किया करो। कि सर जो रस्ट लग जाती है हमारे स्टील बार जो रहते हैं साइड पे, सरिया लगा हुआ था उसमें रस्ट लग गई, क्या उसको हमें यूज करना चाहिए, वो सेफ है कि नहीं है? रस्टिंग और कोरोजन में क्या डिफरेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिक्कत आएगी कि जो स्टील बार है उसको रस्ट हुई है कि कोरोजन, क्योंकि दोनों के प्रिवेंटिव एक्शन या उसको सही करने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट है। देखो होता क्या है, इट बंद हो गई थी और सरिया वैसे ही पड़ा रहा और उसमें रस्टिंग हो गई। रस्टिंग, अभी मैं रस्टिंग जंग का यूज़ करूँगा, रस्टिंग बोल लो या जंग लगना, वो हो गया। बाद में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रोजन क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रस्टिंग लग गई उसमें। रस्टिंग या जंग होती क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो मेरे हाथ पे, अगर मैं सरिये को पकड़ूंगा इसे हम रस्टिंग बोलेंगे। कुछ हद तक ये रस्टिंग एक्सेप्टेबल होती है, कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि अगर सरिया होता क्या, मतलब इस दोनों में रस्टिंग स्टार्ट कैसे होती है, जो हमारा स्टील यूज़ करते हैं, हम स्टील बार यूज़ करते हैं, उसमें आयरन होता है। जब आयरन की ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें ये स्टार्टअप प्रोसेस रस्टिंग लगती है। उसके बाद जब ज़्यादा रस्टिंग हो जाए फिर क्रोजन शुरू हो जाती है। तो रस्टिंग कुछ हद तक क्यों ठीक है, जब एक बार सरिये के ऊपर लेयर बन गई तो जो रस्टिंग का प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, तो कुछ हद तक सही होता है। लेकिन अगर ये बढ़ गई, अगर वो सरिया क्रोजन हो गया, मतलब उसको क्रोड हो गया, उसमें क्रोड के क्या होगा, जो आपका सरिया होगा उसकी जो रिब्स और जो प्लेन बार, मतलब उसमें एक पपड़ी जैसी बनने लग पड़ती है, उसको हम क्रोजन बोलते हैं। अगर वो लग गई तो वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। वो होगा क्या, अगर वो सरिया आप साइड पे यूज़ करते हो,
मतलब जिसमें क्रोजन लगा है या क्या, मैं बाद में प्रिवेंटिव एक्शन भी बताऊंगा कि अगर बाई चांस हो गया तो उसको सही कैसे करेंगे और चेक कैसे करेंगे, वो आगे पता चलेगा। तो अभी हम बात करें अगर वो क्रोजन हो गई है तो वो होगा क्या, जब आप उसको यूज़ करोगे, जो कंक्रीट आप यूज़ करने वाले हो, तो उसमें प्रॉपर से बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब क्रोजन की वजह से क्या होगा, कंक्रीट अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा और फ्यूचर में वो स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा और कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको मतलब जो क्रोडिड सरिया होता है वो यूज़ नहीं करना है। अगर थोड़ी बहुत रस्ट रहती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, IS कोड भी यही बोलता है कि अगर थोड़ी बहुत उसमें रस्ट लगी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, नो इशू। लेकिन अगर वो क्रोजन हो गई है, मतलब उसकी पपड़ी बन के निकलने लग पड़ी है, तो वो यूज़ करके आप अपने स्ट्रक्चर को तकलीफ पहुंचा रहे हो ऐसे। क्योंकि देखो क्या होता है, जब रस्टिंग हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत रस्ट रहेगी। जब क्रोजन हो गई तो पपड़ी बनती है, तो उसमें जो रिब्स और जो सरिया होता है, जैसे रिब्स आप सामने देख रहे हो जो मतलब ऐसे ऐसे बनी हुई है सरिये पे, जैसे यहाँ पे सामने दिखा देता हूँ, इन्हें हम रिब्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रिब्स और वर्टिकल रिब्स। अगर ये ख़त्म होने लगेंगे अब तो प्लेन बार हो जाएगा। मतलब जब आप कंक्रीट में उसे जो यूज़ करोगे तो रिब्स का काम होता है बॉन्ड बनाना, मतलब एक अच्छे से कंक्रीट के साथ बॉन्ड बनाना। लेकिन अगर वो क्रोजन हो गई या पपड़ी बन के निकल गया, एक तो उसका डाया भी कम हो चुका होगा स्टील बार का। अगर हम 25 का डाया यूज़ करें, अगर बड़े टाइम तक वो पड़ा रहा तो डाया भी उसका कम हो सकता है और उसका स्टील बार का वेट भी कम हो सकता है। तो ऐसे ही हम चेक कैसे करेंगे कि ये सरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो काफ़ी टेस्ट भी होते हैं इस चीज़ के। तो आप एक कौन कौन सा टेस्ट करवा सकते हो सरिया यूज़ करवाने से पहले, एक रस्ट टेस्ट होता है जिसमें रस्ट चेक की जाती है कि रस्ट है कि क्रोजन है, वो टेस्ट किया जाता है। दूसरा आप सिंपल टेस्ट कर सकते हो कि जो स्टील बार होगा उसका 1 मीटर का कोई भी सैंपल ले लो, उसका वेट करो और स्टैंडर्ड वेट चेक करो कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरा आप उसका डाया चेक कर सकते हो कि वो उसका डाया है उतना नहीं, कि जितना हमने अगर 16 mm का बार यूज़ कर रहे थे तो इसका 16 mm ही डाया बना है कि 15 पहुंच गया। क्योंकि अगर डाया कम हो गया होगा तो उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया होगा 16 mm के हिसाब से स्लैब को या बीम को या कॉलम को। लेकिन हम जब 15 mm का यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी स्ट्रक्चर को तकलीफ पहुंचा सकता है फ्यूचर में। ये हो गया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। देखो अभी कोविड के टाइम जो सब हो गया था, कईयों ने तो वैसे ही यूज़ कर लिया, लेकिन उसके प्रिवेंटिंग एक्शन जरूर लेने चाहिए थे। तो प्रिवेंटिंग एक्शन क्या बोल सकते हैं हम, उसको सही करने का तरीका क्या बोल सकते हैं। देखो पहले अगर जो क्रोजन लग चुकी है तो उसमें आपको स्टील ब्रश से उसको अच्छे से साफ़ कर लो, फिर उसको आप हैमर से मार के साफ़ कर सकते हो। बाकी रस्टी साइड्स केमिकल्स आते हैं, उनके क्या होता है, जैसे आप उस पर मारोगे तो वो जो रस्ट होगी, क्रोजन होगी, वो निकल जाएगी और साफ़ बिल्कुल एकदम साफ़ सरिया हो जाएगा। ये होता है। तो और भी काफ़ी चीज़ें हैं, एपॉक्सी मारी जाती है, एपॉक्सी पेंट मारा जाता है, मतलब एपॉक्सी का स्टील ही आता है, लेकिन तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए हम वो यूज़ नहीं करते साइड पे कि एपॉक्सी का पेंट हुआ स्टील आता है। लेकिन उसमें एक दिक्कत ये रहती है कि जब हमें इसे यूज़ करना होता है तो काफ़ी प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर वो यहाँ वहाँ टच हुआ तो वो भी थोड़ा बहुत उसका पेंट उतर जाएगा, तो वहाँ क्रोजन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा जब आप सोच रहे हो, जैसे डॉवेल्स रहते हैं कॉलम के, कि फ्यूचर में आप उसको यूज़ करोगे, मतलब वो सरिया हमारा फ्यूचर में यूज़ होने वाला है, वो एक्सपोज रहेगा मॉइस्चर में, तो उसको क्या करना है आपको, जहाँ तो सस्ता से सस्ता क्या होता है, पहले आप उसको रेड ऑक्साइड मार दो फिर पेंट मार दो, एक ये ऑप्शन हो गया। उससे भी सस्ता होता है कि आप सैंड सीमेंट का पेस्ट बना के 1:3 का रेशो बना के 1 रेशो सीमेंट और 3 रेशो सैंड का एक कोट मार दो, और जब बाद में फ्यूचर में यूज़ करोगे उससे अच्छे से स्टील ब्रश से या हैमर से तो मार के वो नीचे गिर जाएगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी आप एपॉक्सी पेंट मार सकते हो। अभी फ्यूचर में हमारे जो साइड पे यूज़ किया जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि एपॉक्सी पेंट कैसे मारते हैं, क्या रेशो रहती है, वो सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन ये 5-6 चीज़ें होती हैं जिनसे आप सरिये को ये चीज़ें करके फ्यूचर में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और रही बात जो क्वेश्चन था कि जो रस्ट जिसको लगी होती है या क्रोजन लगी होती है उसे हमें यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यूज़ किसको करना चाहिए, जिसको रस्ट लगी है, थोड़ी बहुत रस्ट लगी है उसको आप यूज़ करते हो। जैसे आप सामने सरिया देख रहे हो, इसको रस्ट लगी है, क्रोजन अभी नहीं लगी है, तो रस्टिंग जो जिसको जंग लगी है सरिये को वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जिसको क्रोजन लग चुकी है और क्रोजन किस हद तक है वो चेक करके ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन जिसको क्रोजन लग चुकी होती है, जिस सरिये को पपड़ी बन के निकलना स्टार्ट हो गया होता है, वो सरिया एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई होती है। और भी जो रिब्स होती हैं, मेन जो सरिये में रिब्स हैं, नहीं तो हम प्लेन बार भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन रिब्स इसलिए बनाई जाती हैं कि कंक्रीट में अच्छे से बॉन्ड बन जाए।
अगर वो नहीं हो रहा है तो वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्टेबल वो नहीं है। तो एज ए साइट इंजीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी सरिया आप साइट पे मंगवाओ तो उसको थोड़ा हाइट पे रखो, कम से कम मतलब 100 200 300 mm तक वो हाइट रहना चाहिए ना, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसे खुला छोड़ रहे हो सरिया कि बाद में यूज़ करेंगे, एक महीना अगर लगा लूँ मैं सरिया पड़ा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक महीने से ज़्यादा वो पड़ा रहेगा तो उसमें रस्टिंग फिर कोरोजन वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रिवेंटिव एक्शन जो मैंने आपको बताए, आप रेड ऑक्साइड यूज़ कर सकते हो, एपॉक्सी यूज़ कर सकते हो, इसकी सैंड सीमेंट की पेस्ट यूज़ कर सकते हो, तो इससे भी आप उसको बचा सकते हो। और बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक की जाती हैं घर बनाने में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कॉलम से ही स्टार्ट करते हैं। सामने आप कॉलम देख रहे हो, सर्कुलर कॉलम है, लेकिन इसका स्टीरअप का आप देख रहे हो कि स्पेसिंग कितनी दी है, कम से कम 1 फीट स्पेसिंग इसमें दी है। तो ये फ्यूचर में टिकेगा ये कॉलम? कभी नहीं। और अगर हम दूसरे कॉलम के पास जाएं, उधर देखेंगे उसमें क्या गलती की गई है। देखो रिंग का तो यहाँ भी गलती वही सेम है। और देखो जो इसमें नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं वो ठीक हैं, 6 मिनिमम आपको बार कितने प्रोवाइड करने होते हैं कॉलम में, सर्कुलर में 6 नग। लेकिन जो स्टीरअप की स्पेसिंग है वो सेम है, इसमें भी ज़्यादा दी गई है, 1 फीट जितनी है। और जो इसकी हुक है, जो सामने आप देख रहे हो हुक होनी चाहिए बेंड, वो हुक यहाँ नहीं दी है प्रॉपर वे से। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। एक तो रिंग भी इतने दूर है और उसमें जो सरिया था वो एक ही लेवल पे कटा हुआ था। अगर इस कॉलम की बात करें हम, तो देखो इसमें अभी ये क्या है, फ्यूचर में अभी नेक्स्ट स्टोरी बनानी है इसकी, तो लेकिन इसमें जो लैप है वो लैप दिया ही नहीं है। मिनिमम मतलब आधा फीट उन्होंने सरिया छोड़ा, इसमें लैप क्या आएगा। ये फ्यूचर में अगर बाई चांस ये अर्थक्वेक वगैरह आया तो ये टूट सकता है घर। आपको प्रॉपर वे से लैप देना है। देखो इसमें लैप के 3 सरिये छोटे हैं, 3 बड़े। अगर इस कॉलम की बात करें, मतलब पूरे मैंने घर में एनालाइज किया, काफ़ी ज़्यादा गलतियां देखी मैंने इसमें। देखें ना रिंग प्रोवाइड किया, ना पोजीशन है सरिये की, 3 सरिये। चलो इसमें क्या है, लैब प्रॉपर वे से है, मतलब अल्टरनेट भी है, ऊपर नीचे है। और कई सरियों में लैब मिल रहा है, 2 सरियों में लैब नहीं मिल रहा है, इतना एक्सेप्टेबल है। चलो एक सरिये में नहीं मिलता तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर इस कॉलम की बात करें, इसमें स्पेसिंग जो दी है स्टीरअप की वो भी 200 से 300 mm है। और यो मतलब लैब है, लैब के लिए भी कोई जगह नहीं है। सेम हर कॉलम में ये किया गया है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जब भी आप घर बनाओ ये चीज़ देनी ही देनी है आपको। जो उसमें आपको स्पेसिंग रखनी है रिंग में, वो 7 इंच जितनी मैक्सिमम रखनी है। देखो एक चीज़ इसमें है, आप देखना, जो इनमें कॉलम का डिस्टेंस है बीच बीच में, वो 4.5 मीटर का है। और आपको कभी भी कॉलम प्रोवाइड करने हो 4.5 मीटर या 5 मीटर से ज़्यादा कभी भी उनके बीच की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर इस कॉलम की बात करें तो इसमें भी सेम वही स्टीरअप वाला हाल है। मतलब ये कॉलम है 250 बाय 300 mm का कॉलम, लेकिन इसमें देखो सरिया सब एक लेवल पे कटा हुआ। और ये कॉलम नेक्स्ट स्टोरी के लिए जाने वाला है। तो ये फ्यूचर में कॉलम टूट सकता है, कोलैप्स हो सकता है पूरी घर को लेके। नेक्स्ट आपको दिखा दूँ हैच बीम। सामने आप देख रहे हो जो हैच बीम, थोड़े दिन पहले मैंने इस पर वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो हैच बीम। ये होते हैं जो फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। ये मतलब स्लैब के दौरान ही प्रोवाइड किए गए हैं, इन्वर्टेड बीम रह गए हैं। क्यों ऊपर रखे हैं, बाद में जब फ्लोरिंग होगी इसी लेवल पर फ्लोरिंग कर दी जाएगी और एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड दी जाएगी घर को। अगली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है डोवेल्स बार। सामने आप देख रहे हो डोवेल्स बार क्या होते हैं। ये रहे डोवेल बार, जो सरिया एक्सटेंड किया होता है कि फ्यूचर में आपको कभी उसमें कुछ एक्सटेंशन करनी हो स्लैब में। जैसे स्लैब में यहाँ स्लैब बढ़ने वाली है और एक सीढ़ी भी आने वाली है, तो सीढ़ी के लिए एक्सटेंशन किया है और इस तरफ भी इस घर को सीढ़ी आने वाली है, तो उसके लिए हम डोवेल्स बार निकाल के रख देते हैं। अगली चीज़ क्या है, देखो सामने आप एक एलिवेशन देख रहे हो, साथ में लेके वहाँ वुडन की फट्टियाँ जो बोलते हैं फट्टी, वो फंसी हुई है। ये ख़राब चीज़ है। इसको निकालने में एक तो लेबर जाएगी आपकी, दूसरी अगर बाई चांस ये प्लास्टर में रह गई, यहाँ सीपेज होगी, आपका सीलन दिखेगा, वहाँ पे धीरे धीरे प्लास्टर नीचे गिर जाएगा। और एक और चीज़ यहाँ ख़राब की गई है, वो है कच्ची शटरिंग, मतलब जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर शटरिंग की हुई है। मिट्टी की जगह, मतलब गैप किससे भरे हुए हैं, मिट्टी से। और कभी जब प्लास्टर किया जाएगा, अगर इसको ध्यान से नहीं किया, मिट्टी रह गई, तो प्लास्टर वहाँ से उखड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जो कॉलम आप देख रहे हो इरेक्शन की जा रही है, खड़ा किया जा रहा है, उसके बॉटम में देखना है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बताऊंगा। जो बॉटम है, जो उसका एल है, एल बोलेंगे या डेवलपमेंट लेंथ है, जो नीचे जो एंकरेज करेगी, वो एक ही साइड कर दी है। एक साइड क्या कर दी है, मतलब जो भी आप कॉलम देखते हो उसका जो एल होता है वो चारों तरफ निकला होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो दूसरी तरफ मिट्टी ज़्यादा खोदी नहीं है
और उसका जो एल है एक तरफ कर दिया पूरा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी अगर मिस्टेक बोलूँ मैं तो ये है, क्योंकि अगर और मैं बताऊंगा कि एल कैसे प्रोवाइड करती हैं क्या है, ये मिस्टेक इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जब भी इस पे लोड आएगा इस कॉलम पे, और ये लोड प्रॉपर से ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, और ये मतलब एक कॉलम कहाँ फेलियर हो सकता है, अगर इसके जहाँ वो सामने आदमी बैठा है अगर इस तरफ से कहीं लोड लगा, इसको इधर से प्रेशर पड़ा तो ये कॉलम पलट जाएगा, मतलब फेलियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और फ्यूचर में बाई चांस का भी अर्थक्वेक वगैरह कुछ आया तो सबसे पहले ये कॉलम फेल होगा। क्योंकि आपको हमेशा क्या करना है, जब भी कॉलम प्रोवाइड करना है उसके जो नीचे एल होता है वो तो मिनिमम 300 प्रोवाइड करना है, और हमेशा 4 कोने पे एल होना चाहिए और बीच वाला बीच में, मतलब सीधे एल होने चाहिए। उसको मिनिमम 300 तो प्रोवाइड करना ही करना है, बाकी आपको डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से करना है। अगर ये 12 mm का सरिया इसमें कॉलम में यूज़ किया गया है तो 12 mm है तो मतलब आपका 300 mm एल होना ही होना चाहिए। और अगर 16 mm का है 350, अगर 20 mm का है तो आपको 400 450 एल रखना ही रखना है, क्योंकि बाकी तो इसकी डेवलपमेंट लेंथ बड़ाई के हिसाब से होती है, लेकिन ये आप एक थंब रूल पकड़ के चलो। अगली मिस्टेक जो इस कंस्ट्रक्शन में मैंने देखी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हो रही है सेप्टिक टैंक की, बाकी अगर हम इसके स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें, स्टैंडर्ड साइज़ तो नहीं प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वो डिपेंड होता है कि घर में कितने मेंबर है उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे ही नहीं। मिस्टेक की बात कर रहे हैं। अगली मिस्टेक इस घर में इस कंस्ट्रक्शन में देखी गई, जो नीचे आप देख रहे हो जो सरिया बांधा है, जाला बांधा है, राफ्ट बांधी है, उसके नीचे पीसीसी नहीं है, डायरेक्ट क्या किया है, नीचे पत्थर रखे गए हैं, उसके ऊपर स्टील बाइंडिंग किया गया और बाद में उसको कास्टिंग भी है, आगे दिखाता हूँ मैं, कास्टिंग कर दिया गया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो सरिया नीचे प्रोवाइड किया है, थोड़े टाइम बाद होगा क्या, उसमें मिट्टी से नीचे पानी लगेगा उस सरिये को, और धीरे धीरे वो क्रोजन हो जाता जाएगा, धीरे धीरे वो रेड आउट होता जाएगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ सरिया दिखेगा ही नहीं। अगर आप 10 15 20 साल बाद उधर देखोगे आपको वहाँ सरिया देखने को मिलेगा ही नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है, नीचे ब्लाइंडिंग या पीसीसी हम बोलते हैं वो आपको प्रोवाइड करनी है। भले आप 7.5 या M10 प्रोवाइड करो, लेकिन नीचे आपको पहले पीसीसी करनी है। सामने आप देख रहे हो पत्थर डाला है, उसके ऊपर सरिया बांधा है, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले उसके नीचे पीसीसी कर देनी, ऊपर सरिया बांध देना है, और प्रॉपर पीसीसी करके 75 mm का नीचे कवर आपको रखना ही रखना है। ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। तो आप सामने देख रहे हो क्या किया गया। और दूसरी मिस्टेक इसमें जो देखी गई जो है स्पेसिंग, जो स्टील बार प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्टिकल स्टील बार बोलें या डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलें, उनमें जो स्पेसिंग रखी गई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1 फुट से 350 mm स्पेसिंग प्रोवाइड की जा रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैक्सिमम स्पेसिंग 250 mm प्रोवाइड करनी है। ऐसे तो प्रॉपर डिज़ाइन के साथ ही स्टील बाइंडिंग स्ट्रक्चर डिटेल लेके ही आपको करना है, लेकिन 250-200 mm से ज़्यादा स्पेसिंग आपको कभी नहीं प्रोवाइड करनी। और यहाँ अगर हम स्पेसिंग देखें, नीचे मैट में देखें तो 1.5 फुट 350-400 mm की स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, और डायरेक्ट सरिया किस पे रख दिया गया है, एग्रीगेट पे, कैंकरे पे। वो गलत है, ये मिस्टेक यहाँ देखी गई। अगली जो मिस्टेक देखी गई वो है पीछे शटरिंग के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। आप देख रहे हो जहाँ स्टील बांधा जा रहा है उसके पीछे कहीं शटरिंग होने की जगह नहीं है। मतलब बाद में आगे मैं दिखाने वाला हूँ कंक्रीटिंग कैसे की गई है इसकी, लेकिन उसके पीछे जगह नहीं है। और हुआ क्या है, मतलब डायरेक्ट कंक्रीट कर दिया गया है और पीछे कोई जगह नहीं है और प्रॉपर कवर भी नहीं है। जो स्टील का अगर वर्टिकल की बात करें, जैसे मैंने कहा कवर तो चाहिए था, कवर नहीं होगा तो वो धीरे धीरे पानी लगेगा, उसमें सीपेज होगी और वो सरिया डेटोराइड होके नीचे ख़राब हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी गलती देखी गई। मेन गलती आगे अगर मैं बताऊं, कंक्रीट में जो गलती की गई है वो गलती है कि जो कंक्रीट यूज़ किया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से नीचे शूट की हेल्प से नहीं डाला जा रहा है। मतलब तगारी भर के डायरेक्ट डाला जा रहा है और हो रहा क्या है, उसमें सेग्रीगेशन हो रही है मटेरियल में। मतलब उसका जो एग्रीगेट है वो अलग हो रहा है, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो उस सीमेंट का पर्पस ही कुछ नहीं है। और प्रॉपर ग्रेड जब मैंने पूछा कि क्या ग्रेड यूज़ किया जा रहा है तो उसने कहा M15 ग्रेड इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको RCC में कभी भी M20 से कम ग्रेड यूज़ नहीं करना है। तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक इस घर में देखी गई, इस सेफ्टी टैंक की कंस्ट्रक्शन में देखी गई। और जो अगर हम शटरिंग की बात करें, जैसे आप शटरिंग देख रहे हो कि डायरेक्ट प्लेट इरेक्ट की है और उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है प्लेटों में। तो उससे क्या होता है, जो भी आप कंक्रीट उसमें डालोगे उसमें से जो स्लरी होती है मेन, मतलब जो सीमेंट होता है वो निकल जाती है और वो नीचे चली जाती है और पीछे बचता है क्या है, एग्रीगेट सैंड वगैरह बचती है। उससे क्या होता है, एक हनीकॉम्ब बनता है, मतलब एक गैप बन जाता है कंक्रीट के बीच, और बाद में जब लोड पड़ता है वो गैप अपने आप टूट जाता है और घर में क्रैक्स
और फेलियर के चांसेस तब सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगली चीज़ वो देखी गई, जो आप सामने वर्टिकल स्टील देख रहे हो, जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे सीधे हैं, वहाँ पे कोई एल प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई डेवलपमेंट, कोई एंकरेज प्रोवाइड नहीं की गई है। ये भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको एल जो प्रोवाइड करना है। जहाँ भी कॉर्नर हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वहीं होता है, मतलब अगर पानी की बात करें तो वो कॉर्नर्स पे इफेक्ट करता है, तो फेलियर के चांसेस, लीकेज के चांसेस सबसे ज़्यादा वहीं होते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, कॉर्नर्स पे एल प्रोवाइड करने हैं और वो प्रॉपर से टाई होने चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो, उसमें यहाँ कोई प्रॉपर से एल प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। और यही छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं, जैसे मैंने बताई, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यही काफ़ी ज़्यादा वो कर सकती हैं। अगर आप कॉलम को सामने देखो, उसमें जो स्टीरअप रिंग प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी हुक बराबर से नहीं है। मतलब उसमें हुक कईयों में आपको दिख रही होगी 20 mm है, 30 mm है। ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। जो भी हुक आपको प्रोवाइड करनी है वो 10D के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब अगर 8 mm का सरिया तो 80 mm हुक आपकी होनी चाहिए, और अगर 10 mm का तो 100 mm हुक आपकी होनी चाहिए। और वाइब्रेटर के नाम पे सामने आप देख रहे हो, डंडे की हेल्प से उसको खाचा जा रहा है, तो ये प्रॉपर से ना कंपैक्शन हो रही है ना कुछ। आपको वाइब्रेटर यूज़ करना है, मतलब कंस्ट्रक्शन करवाओ तो प्रॉपर तरीके से आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, क्योंकि पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन जो क्वालिटी का वर्क है वो नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो भी कंक्रीटिंग करनी है, अगर आप बाई चांस यहाँ प्लम कंक्रीट किया जा रहा है, तो आपको प्लम कंक्रीट में भी आपको वाइब्रेटर प्रॉपर से करवाना ही करवाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ आपको देखी होंगी इस वीडियो में, 7 से 8 गलतियाँ थी। आप कभी भी घर की कंस्ट्रक्शन करवाओ, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन भी हो, तो उसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी ही देनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आप इस वीडियो में से सीखे ही होंगे। तो ज़रूर कमेंट करो, आपके जो भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करो। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो जॉब्स के लिए है नया चैनल बनाया, सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, उस पर जाओ। बिजनेस के लिए बिजनेस का अड्डा चैनल है। सिविल इंजीनियरिंग फैक्ट्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग शर्मा जी चैनल है। और हमारी जो वेबसाइट है civilsitevisit.com, वहाँ पे जॉब्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस अप्रॉक्स वहाँ पे 1000 इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। स्पेसिफिकेशंस हैं, फ्री IAS कोर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे भी जाके वहाँ विजिट जरूर करना। थैंक यू गाइस।